Okay, welcome back to the course of control system. And last lecture we were discussing the mechanical system, and we learn about what is analogy, what is the force voltage analogy, and what is the force current analogy. Okay, so today we'll take an example. Suppose here we have a mechanical system like this. Spring constant, damper, a mass, another mass here. Okay, so two displacements are there, so we can draw this mechanical arrangement in the nodal method which we have discussed in this form for our convenience to write the equation of mechanical forces. Okay, so in nodal method we take a node as a displacement shown here. So here we have two displacement y1 and y2, and we will take y1 y2 as a node. From y1, how many elements are connected? A mass m1 is there, a force F is there. Okay, a force is connected to y1, a mass itself connected to y1, a damping of friction is connected to y1 here, spring constant k1 connected to y1 here. Okay, now from v1 in between v1 and v2, y1 and y2, this spring k12 is there. So this k12 is between y1 and y2, and y2 itself having this mass m2. Okay, so we can draw this mechanical diagram like this. Then we can write our mechanical equation like KCL equation. Okay, here if we apply kind of KCL on node y1, so we can write it as F is equal to force on m1 or any mass, we write it as m1 d2 y1 by dt2. Okay, plus force on this b1 will be equal to b1 dy1 by dt. Okay, plus k1 y1. Okay, now this k12 is in between y1 and y2, so we'll write it as k12 y1 minus y2. Okay, so this is our first equation, mechanical equation. And the second one, apply KCL on this y2. So here we'll write m2, let's write it here, I'll write it as m2 d2 y2 by dt2 plus k12, the common branch k12. Now we will write it as y2 minus y1 is equal to 0. So here we have two mechanical equation. अब क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है. पहला एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको पूछे ट्रांसफर फंक्शन, सेम सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन में सपोज आपसे पूछ लिया कि फाइंड द आउटपुट मीन्स लेट्स से y1s डिवाइड बाई f, ये बताइए ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो अभी ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाप्लास लेना पड़ेगा. अगर सपोज ये क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो लाप्लास लेना पड़ेगा इन इक्वेशंस का. तो अगर मैं इसका लाप्लास लूँ फर्स्ट इक्वेशन का, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू m1 s स्क्वायर y1. सब y1 में लिख रहा हूँ, इसको आप समझेंगे आप y1 s डोमेन में है. ठीक है, प्लस b1 s y1 प्लस k1 y1 प्लस k12 y1 माइनस k12 y2, ये हो सकता है. अब हमको क्या चाहिए, हमको अगर y1 f इसमें रिलेशन चाहिए, ये ट्रांसफर फंक्शन, तो y2 को एलिमिनेट करना होगा. तो वो सेकंड इक्वेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं हम. सेकंड इक्वेशन में क्या है, अगर इसको भी लाप्लास में लें तो लिख सकते हैं हम इसको s स्क्वायर m2 y2 प्लस k12 y2 माइनस k12 y1,
अब यहाँ से आप चाहें इज इक्वल टू 0 तो एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो y2 होगा वो क्या हो जाएगा, k2 उधर आ जाएगा, k12 y1 डिवाइड बाई s² m2 प्लस k12। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन से हम y2 को y1 के टर्म में लिख सकते हैं और फिर उसको ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें तो सारा f और y1 में हो जाएगा और कॉमन करके हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो उसको कर सकते हैं इस तरह से। वो हमने यहाँ पे उस इक्वेशन में y2 के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दिया। अब आप इसमें चाहे तो y1 कॉमन ले लीजिए, f इज इक्वल टू y1 कॉमन लेंगे तो s² m1 ओके प्लस sb1 प्लस दिस k1 प्लस k12 और माइनस k12 स्क्वायर डिवाइड बाई s² m2 प्लस k12 दिस टोटल इनटू y1 ओके। अब आप चाहे तो अपना इसको ले सकते हैं कि y1 s बाई fs जो है वो आपका क्या हो जाएगा 1 बाई दिस टोटल टर्म s² m1 प्लस sb1 k1 प्लस k12 माइनस k12 स्क्वायर डिवाइड बाई s² m2 प्लस k12। इसको आप अपने हिसाब से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ये ऊपर कर सकते हैं, जैसा भी आपको आंसर चाहिए आगे। तो ये एक सिंपल मेथड है कि आपको मैकेनिकल जो डायग्राम दिया था उससे आपने मैकेनिकल इक्वेशन लिखी, वो कन्वीनियंटली लिखने के लिए हमने एक थोड़ा नोडल जैसा उसका डायग्राम बना दिया, इक्वेशन लिख ली। पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि ट्रांसफर फंक्शन बताइए, तो आप उसका लाप्लास लेके सिंपल ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि आपको ये जो मैकेनिकल डायग्राम था उसका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना होगा यूजिंग FV एनालॉगी या फिर FI एनालॉगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले लाइक आपको ये डायग्राम इस तरह से बना के दोनों मैकेनिकल इक्वेशंस जो है वो लिख लेनी है। ये दोनों मैकेनिकल इक्वेशंस लिख लेंगे। अब इसके बाद इनका जैसा भी FV लगाना है तो उस हिसाब से टैकल करेंगे, FI लगाना है तो उस हिसाब से करेंगे। ओके, सपोज हमको FV लगाना है अभी ना, तो FV एनालॉगी हमको याद रहनी चाहिए। जहाँ F होगा वहाँ हम उसको V वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे, M जहाँ होगा उसको L से, B जहाँ होगा उसको सीधे R से, और K जहाँ होगा उसको 1/C से, X होगा Q से। तो अब हमको ये अगर मालूम है FV एनालॉगी, तो मैं सीधे ये हमारी मैकेनिकल इक्वेशन है जो हमने लिखी थी अभी, ठीक है, इसको मुझे FV एनालॉगी से इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में चेंज करना है, तो मैं सीधे रिप्लेस कर दूंगा वो सारी चीज़ें। ठीक है, हमको FV एनालॉगी पता है, F इज इक्वल टू क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इक्वेशन तो कैसी बनेगी, हाँ सीधे मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा। F को हम लिख सकते हैं V, ठीक है, M हमारा होता है L FV में, तो इसको हम लिख दें L1। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है X वहाँ होता है क्या, अभी हमने देखा पहले X जो है वो Q है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, d2 q1/dt2। ठीक है, ओके, प्लस B हमारा क्या है, R है, तो R1 dq1/dt प्लस K को हम लिख सकते हैं C, तो K1 की जगह हम लिख लें 1/C1। ओके, और Y जो है डिस्प्लेसमेंट है वो Q है, Q1, और प्लस K12 को हम लिख सकते हैं 1/C12, और Y ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपने इक्वेशन चेंज कर लिया। लेकिन क्या आपकी कोई जो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है जो हम KVL लगाते हैं, हम Q के टर्म में तो लिखते नहीं है, वोल्टेज के टर्म में लिखते हैं, और वोल्टेज करंट डिस्टर्ब के टाइम के लिखते हैं, तो हम उसको करंट में भी तो चेंज कर सकते हैं। dq/dt इज इक्वल टू I होता है, पता है हमको, तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू L, dq/dt I होता है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ di/dt।
ये डी क्यू बाई डी टी है, I1 लिख देते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सीधे I1 डी क्यू बाई डी टी आई होता है, ओके, प्लस 1/C1 Q1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I, क्योंकि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I1 डी टी प्लस 1/C12 इंटीग्रेशन ऑफ I1 माइनस I2 डी टी। सिंपली आपने चेंज कर लिया। अब ये इक्वेशन ऐसी है कि इसका आप सर्किट बना सकते हैं। चलिए पहले दूसरा भी लिख लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन अभी के लिए 1 हुई। अब इस इक्वेशन को चेंज करिए आप इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में, इसको जो है इलेक्ट्रिकल में चेंज करिए। तो M तो हमारा L होता है, तो L2 D2, ये Q2 बाई डिस्प्लेसमेंट हमारा Q होता है डिवाइड बाई DT2 प्लस K क्या है आपका, C होता है 1/C12 Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा सा करंट के फॉर्म में लिख लें, तो हम लिख सकते हैं क्या, L2 DI2 बाई DT, ओके, L2 DI2 बाई DT और प्लस 1/C12 इंटीग्रेशन ऑफ I2 माइनस I1 dt इज इक्वल टू 0। लिख लिया आपने इक्वेशन। तो अभी आपके पास सपोज ये इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 1 है आपके पास एक ये और एक इक्वेशन ये है। अब ये दोनों समझो v इज इक्वल टू लिख रहे हो, इसका मतलब ये KVL इक्वेशन है, v इज इक्वल टू है मतलब सारे वोल्टेज क्वांटिटी ही है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लूप में लगा होगा। KVL किरचॉफ KVL जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहीं ना लूप में लगा होगा। और दो इक्वेशन है तो इसका मतलब हमारे पास 2 लूप होंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। एक v इज इक्वल टू समथिंग करंट, जहाँ I1 है, एक लूप में सपोज I1 करंट होगी, तो जो I1 जिस टर्म में है वो समझो सारे एक लूप के एलिमेंट हैं, और जहाँ ये डिफरेंस आ रहा है वो एलिमेंट है जो दोनों लूप में कॉमन होगा। सिंपल हमारे दिमाग में चलना चाहिए, कैसे लगाते थे। तो जहाँ इंडिविजुअल करंट है समझ लो इंडिविजुअल लूप का एलिमेंट है, और जहाँ डिफरेंस आ रहा है वो समझो कि लूप, दोनों लूप में जो कॉमन है, दोनों मेश में जो कॉमन है वो एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ सीधे सर्किट बनाए अगर, तो प्लस माइनस v, क्योंकि v इज इक्वल टू है क्या है, I1 वाले कौन से हैं, एक L है, एक R है और एक C1। तो इसका मतलब ये तीनों सिर्फ मेश 1 में है, तो इसका मतलब हमारे पास एक L और एक R और एक C, ये तीनों तो हम इसको लिख देते हैं L1 R1 और C1, ये तीनों हमारे मेश 1 में है। और ये I1 माइनस I2 है यहाँ पे करंट, इसका मतलब एक कैपेसिटर जो है वो बीच में कॉमन होगा, जो कि मेश 1 और मेश 2 दोनों होगा। इसमें हमारी करंट I1 होगी और C12 ये कॉमन होगा। दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तो I2 सिर्फ I2 करंट का एक एलिमेंट है L2, और बाकी ये तो कॉमन एलिमेंट है जिसका इक्वेशन पहले भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास सिर्फ एक इंडक्टर है L2 और इसमें हमारे करंट है इस तरह I2। अब देखिए आपके इस सर्किट को फर्स्ट क्लास सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन बन गया सर्किट। तो बड़ा इजी है ये, लड़के कंफ्यूज जाते हैं कई बार कि अरे सर बहुत गलती हो जाती है, कुछ नहीं, स्मूथ चलना है। मैकेनिकल इक्वेशन आपने लिखी, आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी याद है, नहीं याद है तो हमने पहले लेक्चर में जैसे पढ़ा कि जो सिंपल इक्वेशन हमने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और सीरीज RLC सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उसको सीधे कंपेयर किया था, एनालॉजी हमारे पास हो गई थी। कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा, नहीं अगर याद है तो वहाँ से आप तुरंत उसको फेच कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पास है एनालॉजी FV की पूरी, तो आपने मैकेनिकल इक्वेशन को सीधे इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में कर लिया और उसको उस फॉर्म में कर लिया जैसे हम अपना KVL और KCL इक्वेशन लिखते हैं, और जैसे इक्वेशन हमारे सामने सर्किट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी सर्किट को अगर FI एनालॉजी से बनाना हो तो क्या करेंगे, तो यही मैकेनिकल इक्वेशन है हमारे सामने, सेम मैकेनिकल इक्वेशन को आपको क्या करना है, FI एनालॉजी लगा देना है। FI एनालॉजी आपके पास इधर है, तो जहाँ F होगा वहाँ आप I लगाएंगे, जहाँ M होगा वहाँ आप C करेंगे, ठीक है। ये सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और चूंकि I इज इक्वल टू इक्वेशन चलेगी, इसका मतलब वो KCL लग रहा है, इसका मतलब
नोडल लगा है, इसका मतलब आपको 2 नोड बनाने पड़ेंगे। यहाँ 2 मेश बनाया हमने, सर्किट जब बनाएंगे 2 नोड बनाने पड़ेंगे और जिस हिसाब से उनका नोडल इक्वेशन है लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, इसकी इक्वेशन लिखें। अगर जैसे हमारे पास ये है ना, ये इक्वेशन आपको याद हो गई होगी, तो हम इसका इसमें लिख दूँ क्या, मेरे ख्याल से ये बन गया होगा, तो इसमें ही कर देते हैं। चलो, तो एफ आई एनालॉगी में आपको सिर्फ, अब जैसे एनालॉगी है जिसके बदले में जो होता है वो हमको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमको एफ आई एनालॉगी लिखनी है और ये सर्किट भी मैं फिर से बनाऊंगा अपने एफ आई एनालॉगी के हिसाब से। ठीक है, तो हमको अब एफ आई लिखना है। तो कैसे लिखे इक्वेशन, f इज इक्वल टू आई है, ये इक्वेशन ऊपर है, तो i इज इक्वल टू m को हम वहाँ लिख रहे हैं c, तो m को c लिख रहे हैं, तो c1 d2, y को हम वहाँ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको फ्लक्स लिखते हैं, तो d2 phi1 बाई dt2 प्लस b को क्या लिख रहे हैं 1 बाई r, तो 1 बाई r1 इंटू d phi1 बाई dt प्लस k को क्या लिख रहे हैं, k को लिख रहे हैं 1 बाई l, तो 1 बाई l1 phi1 प्लस 1 बाई l12 phi1 माइनस phi2। हो गया इक्वेशन। अब इसको चाहो तो, अब फाई में तो कोई इक्वेशन लिखते नहीं है हम, KCL इक्वेशन किस में लिखते हैं, वोल्टेज के टर्म में। तो फाई का हमको पता है कि v इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो जहाँ डी फाई बाई डी टी है उसको v कर दो और जहाँ फाई है उसको इंटीग्रेशन ऑफ v कर दो, तो इजी हो जाएगा। ये हो गया i इज इक्वल टू C1, ये हो जाएगा डी V1 बाई डी टी प्लस 1 बाई R1, ये हो जाएगा V1, ओके, प्लस 1 बाई L1, phi1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 डी टी प्लस 1 बाई L12 इंटीग्रेशन ऑफ V1 माइनस V2 डी टी। फर्स्ट क्लास, एक इक्वेशन हो गया आपका। सेकेंड इक्वेशन ये वाली, इसको लिखेंगे, M2 को हम क्या लिख रहे हैं C, तो C2 D2 phi2 बाई dt2 प्लस K को लिख रहे हैं 1 बाई L, तो 1 बाई L12 phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेंज करो तो C डी फाई बाई डी टी वाला फिर से, तो C2 डी V2 बाई डी टी प्लस 1 अपॉन L12 इंटीग्रेशन ऑफ V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दोनों इक्वेशन फिर से हो गई और ये दोनों इक्वेशन क्या है, KCL इक्वेशन है, आपको पता है, करंट इज इक्वल टू लिख रहे हैं हम। तो इसका मतलब अब जहाँ जहाँ सिंगल वोल्टेज नोड वोल्टेज होगा वहाँ वो समझिए वो एक नोड से कनेक्टेड एलिमेंट है, तो जहाँ सिर्फ V1 है तो वो सारे एक नोड से कनेक्टेड है, और जहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो दो नोडों के बीच में कॉमन है। तो दोनों नोड हमने बना लिए अपने, मान लो इधर तुम्हारा y1 है और इधर y2 है, तो y1 से कौन कौन कनेक्टेड है, I कनेक्टेड है, एक तो करंट सोर्स है I, ठीक है, और एक है आपका ये कौन सी इक्वेशन है, C dV बाई dt, इसका मतलब करंट की इक्वेशन है एक कैपेसिटर में, तो इसका मतलब एक कैपेसिटर आपका लगा हुआ है C1 वैल्यू का, और ये V1 बाई R1, इसका मतलब एक रजिस्टर भी लगा हुआ है आपका, ठीक है, और एक इंडक्टर भी लगा हुआ है L1। तो ये सारे एक नोड से लगे हुए हैं y1 से, और एक आपका ये कॉमन जो है इंडक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब कॉमन इंडक्टर लगा हुआ है
L12 का y1 और y2 के बीच में, ठीक, बस हो जाएगा काम। तो अभी इसको आप V1 V2 लिखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में लिख रहे हैं तो V1 V2 दो वोल्टेज मिले हमको V2, और इसका इंडिविजुअल एक एलिमेंट लगा हुआ है ये C2, तो एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है इंडिविजुअल। देखिए अभी आपको ये सर्किट मिल जाएगा FI एनालॉजी में, तो बड़ा इजी है। मैकेनिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, FV एनालॉजी अगर मालूम है किसको किस में चेंज करना है, आपने चेंज करके इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखी, उसको FV एनालॉजी लिख रहे हैं तो KVL जैसा इक्वेशन बनाया और उस KVL के इक्वेशन के हिसाब से सर्किट बना दिया, मेश वाला, दो मेश वाला। और जब FI लिख रहे हैं तो भी FI एनालॉजी के हिसाब से चेंज किया, और जो KCL इक्वेशन जैसे लिखती है उस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, और KCL इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सर्किट डायग्राम बना दिया। ईजी है। तो ये पूरा एक जो चैप्टर है तो है ईजी आपका, इसमें करना है, स्टेप्स करने हैं, लेकिन आप इसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है, ठीक है। और ये अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फुल लेंथ में आपके 10-15 जो भी मार्क्स होता होगा उसमें आता ही है। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको आप हमेशा तैयार रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिर ये नेक्स्ट, ये लगभग हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। थैंक यू।